चलिए देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। ये वीडियो बीपीएससी टीचर के लिए, जिन लोगों का पॉलिटी मेन सब्जेक्ट है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें पॉलिटी के प्रश्नों को पूरा डिटेल किया गया है। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? भारत में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये किस सूची में शामिल है? तो सूची की बात करते हैं तो पहले जो सूचियां हैं इसका वर्णन हमारे अनुच्छेद 7 में, भाग 7 में किया गया है। इसमें हमारे सारे सूचियों का वर्णन है। इसमें राज्य सूची, संघ सूची तथा समवर्ती सूची आती है। अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि किस सूची में वर्णन है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का वर्णन भारत के राज्य सूची में दिया गया है, यानी कि राज्य सूची में इसका वर्णन दिया गया है। राज्य सूची के विषय जिन पर राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून बनाया जाता है। राज्य सूची वह विषय है जिसमें राज्य के विधानमंडल के द्वारा इस पर कानून बनता है। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों के द्वारा नियम बनाए जाते हैं, या फिर जो भी परिवर्तन होता है उसमें सब में केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों की सहमति होती है। संघ सूची की बात करते हैं तो संघ सूची में केवल केंद्र सरकार का ही प्रमुख योगदान होता है, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा ही सारे नियम या निर्णय बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं राज्य सूची के बारे में। राज्य सूची के बारे में देखते हैं तो इसमें है कि इसमें करीब करीब 66 प्रविष्टियाँ हैं, यानी कि 66 बातों को इसमें अंकित किया गया था। लेकिन वर्तमान की अगर बात करते हैं तो इसमें मात्र 59 प्रविष्टियाँ बाकी हैं जो उस पर राज्य सूची कानून बनाती है। इसमें वैसे विषय शामिल होते हैं जो स्थानीय महत्व या क्षेत्रीय महत्व को ज़्यादा ही विशेषता दी जाती है, जैसे लोक व्यवस्था, पुलिस, कारगर, होटल या बाजार आदि। संघ सूची में राज्य महत्व के विषय शामिल हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध एवं शांति, विदेशी संबंध, रेल तथा वायु परिवहन, बैंकिंग, बीमा, डाकतार, तेल इत्यादि। ये सभी राज्य संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची में प्रमुख विषय शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना तथा दंड विधि इत्यादि होते हैं। अगला क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन दिया गया विधानमंडल, न्यायपालिका, जनता, और सही ऑप्शन हो गया विधानमंडल। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके साथ साथ ये भी जान लेते हैं कि केंद्र में एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से, किसी केंद्र में अगर मंत्री की बात करते हैं तो वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? सही आंसर हो गया कर्नाटक। सही आंसर हो गया कर्नाटक। भारत के वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें विधान परिषद बनाया गया है या विधान परिषद है। ये 6 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व कर्नाटका। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व कर्नाटका, ये 6 राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है। विधान परिषद की संरचना की अगर बात करते हैं, विधान परिषद की अगर संरचना को देखते हैं तो इसका वर्णन अनुच्छेद 171 यानी कि 171 में किया गया है। विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 में किया गया है। विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम सीट 40 है। न्यूनतम सीट यानी सबसे कम सीट 40 है, और अधिकतम सीटों की अगर बात करते हैं तो ये विधान सभा के सदस्य संख्या के 1/3 हो सकता है। विधानसभा के सदस्य संख्या के 1/3 हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आंसर ऑप्शन दिया गया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के प्रमुख, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को भारत का संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार हमारे यहाँ
राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अनुसार हमारे यहाँ राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 53 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका की सारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की सारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और एक अन्य इम्पोर्टेंट आर्टिकल 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति के स्वयं विवेकी कार्यों को छोड़ करके सभी कार्य मंत्री परिषद की सलाह से करेंगे और उस मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? कौन सा है जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन दिया गया चंडीगढ़, लक्षद्वीप तथा गोवा, और सही आंसर हो गया गोवा। गोवा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। एक्चुअली 56वें संविधान संशोधन के अधीन के अनुसार 56वें संविधान संशोधन के अनुसार 1987, स्मॉल डेट अगर याद करना चाहते हैं तो 30 मई 1987, 30 मई 1987 के अनुसार गोवा को 25वें राज्य का दर्जा दिया गया था। 30 मई 1987 को गोवा को 25वें राज्य का दर्जा गया था और जो 56वें संविधान संशोधन के अंतर्गत था। बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। तो गोवा को 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। एक सैन्य अभियान के दौरान पुर्तगालियों से उसे गोवा को आज़ाद कराया गया था। उसमें पुर्तगालियों का कब्जा सबसे लंबे समय तक रखा गया था। क्या यह कह सकते हैं कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ जो सबसे बाद में आज़ाद हुआ वह था गोवा 1961 में। चलिए देखते हैं निम्नलिखित, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारत देश का प्रमुख है? ऑप्शन दिया वो मुख्यमंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपति। अगर बात करते हैं भारत देश के प्रमुख की तो वहाँ नाम आता है राष्ट्रपति का, क्योंकि हर एक कार्य में राष्ट्रपति की सहमति या राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना जरूरी है। प्रधानमंत्री भी अगर किसी भी कार्य को करते हैं तो राष्ट्रपति को संबोधित करके सभी कार्य किए जाते हैं। हमारे संसद के द्वारा भी में हर एक बिल जो भी पास होता है वो अंतिम रूप से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही उसे बिल को पारित किया जाता है या उसे लागू किया जाता है। इसलिए हमारे सब देश में जो प्रमुख होते हैं या संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। संविधान के द्वारा प्रदत्त सरकार के संसदीय व्यवस्था राष्ट्रपति संवैधानिक कार्यकारी प्रमुख होते हैं और इसका अनुच्छेद, इसके बारे में अनुच्छेद लिखा गया है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति देश का कार्यपालिका प्रमुख होता है, राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका प्रमुख होता है। तथा अनुच्छेद 74 की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेकी कार्य को छोड़कर सारे कार्य मंत्री परिषद की सलाह से ही करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था? ऑप्शन दिया गया 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या 48वां संविधान संशोधन। सही आंसर हो गया भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन में समाजवाद शब्द को सम्मिलित किया गया था। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में एक केस आता है जिसका नाम है बेरुबारी बनामा मद्रास केस। बेरुबारी बनामा मद्रास जो 1960 में हुआ है। उसमें कहा गया था कि प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जा सकता है। प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जा सकता है। यह केस 1960 के अनुसार बेरुबारी बनामा मद्रास केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जा सकता है। लेकिन कुछ समय के पश्चात 1973 में केशवानंद ने उच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है। केशवानंद केस में उच्च न्यायालय के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? और इसका सही उत्तर हो गया स्वतंत्रता के अधिकार से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है।
हमारा अगला प्रश्न हो गया, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा पारित किया गया था? उद्देशिका की अगर जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले उद्देशिका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पारित किया गया था। सबसे पहली उद्देशिका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था 1919 में। यह उद्देशिका 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका का प्रस्ताव दिया था तथा 22 दिसंबर 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा के प्रस्तावना ने स्वीकार किया था। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है जापान से, इंग्लैंड से तथा जर्मनी से, लेकिन सही ऑप्शन इसमें हो गया उपयुक्त में से कोई भी नहीं। उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा की अगर बात करते हैं तो इसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा की अगर बात करते हैं तो इसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जे.एल. नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था तथा 22 जनवरी की अगर बात करते हैं 22 जनवरी 1947 को इसे अपना लिया गया था, इसे स्वीकार कर लिया गया था। प्रस्तावना संविधान का हृदय और आत्मा है। प्रस्तावना को संविधान की हृदय तथा आत्मा माना जाता है। एक केस है जिसमें लिखा गया है, बेडुवारी बनामा मद्रास के बेडुवारी और मद्रास के केस के अनुसार संविधान का अंग इसे नहीं माना गया था, लेकिन केशवानंद के केस के अनुसार प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाले राज्यों को उसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। अधिकतम निर्वाचन वाले क्षेत्र को उसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं, लिखा गया है ए नंबर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार। सेकेंड दिया गया उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। सेम यही ऑप्शन इसमें भी है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा बिहार। पहले ध्यान देते हैं कि प्रश्न में क्या बोल रहा है। प्रश्न में लिखा गया है कि उनके बढ़ते क्रम में, इसलिए इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगर बात करता घटते क्रम में, अगर बात किया जाता घटते क्रम में, तब ए नंबर बन सकता था उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा बिहार, लेकिन यहाँ बढ़ते क्रम लिखा गया है, इसलिए इसका आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बात करते हैं सीटों की संख्या की, तो उत्तर प्रदेश में कुल सीटों की संख्या 80 है। उसके बाद महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल 42 तथा बिहार में कुल सीटों की संख्या 40 है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? इनमें से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? शरद चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई भी नहीं। संविधान सभा के सदस्य में महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग शामिल नहीं थे। अगर बात करते हैं संवैधानिक सलाहकार की, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद था संविधान के निर्माण के समय की, और जिस पद पर बैठे हुए थे बी एन राव द्वारा बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। इसके साथ साथ काफ़ी सारे लोग थे जिन्हें संवैधानिक सभा के सदस्य रखा गया था। भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? हमारा प्रश्न है, भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? और इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के अस्तित्व में आने की, तो सबसे पहले आते हैं 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को
1950 को उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 को, और इसका उद्घाटन 28 जनवरी को 1950 में किया गया था। सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी तथा 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। विश्व के किस देश द्वारा 1948 से लेकर के 1979 के मध्य रंग भेद का एक अधिकार नीति के तहत पालन किया था? रंग भेद कानून को एक अधिकार नीति के तहत पालन किया था। देखिए ये टॉपिक क्लास 10 में इसके बारे में पढ़ना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के बारे में दिया गया हुआ है। रंग भेद नीति का बहुत अच्छी तरह से पालन किया जा रहा था, और इसका समापन 1994 में यूएसए के द्वारा एक अधिनियम पास करके उसे बंद कर दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका में एक सरकार थी जिसे अपार्थीड गवर्नमेंट की सरकार बोला जाता था। अपार्थीड गवर्नमेंट की सरकार बोलते थे, और ये गवर्नमेंट उन लोगों को विशेष अच्छा दर्जा दिया जाता था जिनका स्किन कलर, जिनके चमड़े का रंग गोरा हुआ करता था, तथा वैसे लोग जिनके स्किन का या चमड़े का रंग काला हो या फिर वो मिले जुले रहते थे, उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। इसके विरोध में नेल्सन मंडेला ने काफ़ी संघर्ष किया और उसके बाद इस कानून को बंद कर दिया गया था। नेल्सन मंडेला को इसके कारण करीब 27 सालों तक जेल में रहना पड़ा था, और 27 साल तक इस नेल्सन मंडेला को जेल में रहना पड़ा। और जब इस कानून को बंद किया गया तो नेल्सन मंडेला जेल को सबसे पहले जेल से बाहर निकाला गया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मंडल आयोग 1980 ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरी में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की स्तुति दी थी? 27%, 22%, 15%, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। और सही आंसर हो गया 27%। मंडल आयोग ने 27% की आरक्षण की बात कही थी। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के हृदय एवं आत्मा कहलाता है? कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे संविधान की हृदय तथा आत्मा कहते हैं? तो बात होता है हृदय तथा आत्मा की बात आखिर कही किसने है? तो संविधान को हृदय तथा इसकी आत्मा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा बोला गया है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय तथा आत्मा कहा था। और इस प्रश्न में अनुच्छेद 32 का जिक्र नहीं किया गया है। संवैधानिक संशोधन या संवैधानिक उपचार का भी जिक्र नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई भी नहीं। कौन सा अगला प्रश्न हो गया, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है। ऑप्शन दिया गया है। ए नंबर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी नंबर स्वतंत्रता का अधिकार, सी नंबर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और डी एक से अधिक, ई में एक कोई भी नहीं। सही आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति से संबंधित है। अनुच्छेद 29 है जो अल्पसंख्यकों की भाषा तथा लिपि आदि से संबंधित है। मौलिक अधिकार भारत में अमेरिका के संविधान से लिया गया था। मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो भारत में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया था। प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कौन सा ऑप्शन है जो पावर शेयरिंग के बारे में गलत है? पहला ऑप्शन को देखते हैं, सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है। ये तो एकदम सही बात है। सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा करती है। दूसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं, सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की जाती है। विभिन्न स्तरों पर सरकारों की साझा होती है, ये भी सही बात है। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं, प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती है। प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में शक्ति के बंटवारे की आवश्यकता होती है, भले ही वह छोटा समाज हो या फिर बड़ा सामाजिक विभाजन हो। यह भी सही बात है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं।
कोई नहीं इसलिए होगा क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि पावर शेयरिंग के बारे में कौन सा बात है जो गलत है, कौन सी बात है जो गलत है। तो इसमें सभी ऑप्शन को सही रखा गया है, सही है, इसलिए हम ई नंबर पर टिक लगाते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन की स्वतंत्रता प्राप्त की थी? 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी? इसमें ऑप्शन दिया गया है जिम्बाब्वे, बेल्जियम तथा फिजी। जिम्बाब्वे, बेल्जियम तथा फिजी। 1980 में जिम्बाब्वे को श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त मिला था। जिम्बाब्वे को इसे स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था। जिम्बाब्वे की राजधानी की बात करते हैं तो जिम्बाब्वे की राजधानी होती है हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। इसकी मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। वर्तमान में जिम्बाब्वे के जो राष्ट्रपति है वो है एमरसन मंगवा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? 30 नंबर प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जिसे भी जानना काफ़ी अच्छा है, जरूरी होता है। सबसे पहले बात आता है संविधान सभा में की पहली अध्यक्षता एक सबसे बूढ़े व्यक्ति जिन्हें का नाम सच्चिदानंद सिन्हा था, इन्हें दिया गया था। तो पहली अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। पहली अध्यक्षता संविधान सभा की पहली अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, लेकिन मुस्लिम लीग के द्वारा इनका विरोध कर दिया गया था, इसलिए इन्हें अस्थायी रूप पर से संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। पहली अध्यक्षता करने के लिए संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था और ये सभा 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। यह सभा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। वही बात करते हैं दूसरे संविधान सभा की। तो दूसरा संविधान सभा 11 दिसंबर को किया गया था। दूसरा संविधान सभा 11 दिसंबर को किया गया था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष माना गया था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात को हम अच्छी तरह से जान लेते हैं कि संविधान सभा में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बात है। कहा जाता है कि संविधान सभा की बैठक में कुल 11 सत्र हुए थे। संविधान सभा की बैठक में कुल 11 सत्र हुए थे और इन 11 सत्रों के दौरान 165 दिन बैठकें करवाई गई थी। 165 दिन बैठकें करवाई गई थी। इसमें से भी 114 दिन ये बैठकें 114 दिनों की बैठकें संविधान सभा के प्रारूप को तैयार करने के लिए किया गया था। 11 सत्र में 165 दिन बैठकें हुई, जिसमें से 114 दिन में संविधान सभा के प्रारूप को तैयार किया गया था तथा उस पर विचार विमर्श किया जा रहा था। संविधान सभा में 2 वाचन का भी बात उल्लेख किया गया है। संविधान सभा के लिए 2 बार वाचनों का उल्लेख किया गया है, जिसमें पहला जो वाचन होता है पहला वाचन 4 से लेकर 9 नवंबर 1948 को किया गया था। 4 से लेकर के 9 नवंबर 1948 को किया गया था। अगर सेकेंड वाचन की बात करते हैं तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक किया गया। 1949 तक किया गया था। 17 अक्टूबर 1949 तक किया गया था। अगर बात करते हैं तीसरे वाचन की, तो तीसरा वाचन संविधान सभा को लेकर के तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से शुरू किया गया तथा इसकी समाप्ति 26 नवंबर 1949 को किया गया था और इसी 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान सभा को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है किसकी? सही आंसर हो गया निर्वाचित राष्ट्रपति की। भारतीय संविधान सभा के अनुसार जो राष्ट्रपति होता है उसका भी निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए सांसद ही राष्ट्रपति के लिए
को चुनते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है, क्योंकि इसमें निर्वाचित जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं या वो राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं, और जिन्हें जनता के द्वारा चुना जाता है, जिन्हें अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम सभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? ग्राम सभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? और इसका सही आंसर हो गया, ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। कुछ अन्य पोस्ट को भी हम देख लेते हैं जिसमें न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए होती है। लोकसभा के अनुसार लोकसभा में किसी व्यक्ति को जाने के लिए उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना अनिवार्य है। लोकसभा में 25 वर्ष न्यूनतम आयु रखा गया है। वहीं राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में 30 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष, विधानसभा में फिर से 25 वर्ष, विधानसभा में 25 वर्ष। अगर बात करते हैं मुखिया की, तो मुखिया की आयु कम से कम 21 वर्ष होना अनिवार्य है। सरपंच की आयु भी 21 वर्ष होना अनिवार्य है। सरपंच की आयु भी 21 वर्ष होना अनिवार्य है। अगर बात करते हैं राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति की, वो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की, तो इसके लिए 35 वर्ष होना जरूरी है, यानी कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष रखा गया है। अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की, बात करते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की, तो इसके लिए प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। प्रधानमंत्री और तथा मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। फिर से एक बार देखते हैं, लोकसभा की न्यूनतम आयु, प्रधानमंत्री, लोकसभा, प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री, लोकसभा, प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री, इन सभी की न्यूनतम आयु 25 वर्ष रखी गई है। राज्यसभा की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। मुखिया तथा सरपंच के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। मुखिया तथा सरपंच के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष रखा गया है। और साथ ही साथ राज्यपाल की भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष रखी गई है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल है, भारतीय संसद में शामिल है। और इसका सही आंसर हो गया लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति तीनों शामिल हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संसद में शामिल होते हैं, भारतीय संसद में कौन कौन से शामिल हैं? और इसका सही उत्तर हो गया राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 के तहत संसद का गठन का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 79 में संसद के गठन का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना का वर्णन किया गया है, राज्यसभा की संरचना का वर्णन किया गया है। वहीं आर्टिकल 81 की बात करते हैं तो इसमें लोकसभा की संरचना का वर्णन किया गया है, इसमें लोकसभा की संरचना का वर्णन किया गया है। और इसका टिक हो गया सरल, सरल। आर्टिकल 79 में संसद का वर्णन है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा और आर्टिकल 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। राज्यसभा की अधिकतम सीटें 250 है, राज्यसभा की अधिकतम सीटें 250 की रखी गई है, 250 है। वर्तमान में 245 सदस्य राज्यसभा में है। वही लोकसभा की अधिकतम सीटें 552 है, लेकिन वर्तमान में 543 सदस्य ही हैं जिन पर इलेक्शन हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों के अधीनस्थ निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होगा? व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा। इसकी व्याख्या कौन सा आर्टिकल करता है? देखा, सही उत्तर हो गया आर्टिकल नंबर 324। आर्टिकल 324 में यह व्यवस्था की गई है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होता है। आर्टिकल 289, आर्टिकल 289 के तहत कहा गया है कि राज्यों की संपत्ति और पेंशन का संबंध समायोजन से है, राज्यों की संपत्ति तथा पेंशन का संबंध समायोजन से है। आर्टिकल 329, आर्टिकल 329 में बताया गया है कि आर्टिकल 329 का संबंध निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप का वर्जन से है। चलिए, और ये सभी संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद
324 से लेकर 329 तक के में निर्वाचन संबंधी उपबंधों का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन संबंधी उपबंधों का उल्लेख किया गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? ऑप्शन दिया गया पंचायत समिति, खंड विकास अधिकारी या जिला परिषद। और इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि ग्राम पंचायत होता है वो ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। हमारे यहाँ आर्टिकल 40 में अनुच्छेद 40 में ग्राम सभा या ग्राम संविधान सभा में स्थानीय स्वशासन के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 40 में से शामिल किया गया है। और भारत में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। भारत में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। बोल रहा है ग्राम पंचायत जो होता है वो ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है तथा इसका जो कार्यकाल होता है वो मात्र 5 वर्षों के लिए होता है। हमारा अगला प्रश्न है, जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विधायिका के कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अगर चुनाव हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो पहले जानते हैं कि अगर ऑप्शन क्या क्या है, पहले देखते हैं। मध्य अवधि चुनाव, उपचुनाव तथा आम चुनाव। और इसका सही आंसर हो गया ए नंबर, मध्य अवधि चुनाव। जब कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व चुनाव होते हैं तो इसे मध्य अवधि चुनाव कहते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है। उन कंडीशन या उन शर्तों को हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। जब लोकसभा का चुनाव 5 वर्षों पर होती है, यानी कि जब कार्यकाल पूरा होता है उसके बाद अगर चुनाव होता है तो उसे आम चुनाव कहते हैं, उसे आम चुनाव कहा जाता है। जब कार्यकाल पूरा हो तब उसे आम चुनाव कहते हैं। जब चुनाव समय अवधि पूरा होने से पूर्व लोकसभा भंग होने के कारण उसे चुनाव कराना पड़ता है तो उसे मध्य अवधि चुनाव कहते हैं। यानी वैसे चुनाव जिसमें पूरा संपूर्ण अवधि 5 साल पूरा न होने के पहले ही चुनाव कराना पड़ता है तो उसे मध्य अवधि चुनाव कहा जाता है। जब कोई सीट रिक्त रह जाती है और किसी प्रतिनिधित्व या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसके द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है तो इस स्थिति में जो चुनाव कराया जाता है उसे उपचुनाव कहते हैं, उसे उपचुनाव कहते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु जाने से या किसी के पद पर इस्तीफा दे देने से जो चुनाव किया जाता है उसे उपचुनाव कहा जाता है। अगर 6 अवधि से कम समय यानी कार्यकाल पूरा होने से 6 अवधि के कम समय बाकी होता है, इस स्थिति में उसे चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस स्थिति में चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब किसी विषय पर जनता की राय जानने के लिए चुनाव कराया जाता है तो उसे जनमत संग्रह कहता है। जनमत संग्रह यानी किसी खास विषय पर अगर जनता की राय पूछी जाती है तो उसे जनमत संग्रह कहा जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राज्य धर्म कौन सा है? भारत का राज्य धर्म कौन सा? ऑप्शन दिया गया हिंदू, जैन या बौद्ध। और इसका सही उत्तर हो गया उपयुक्त में से कोई भी नहीं। भारत में किसी भी राजधर्म को मान्यता नहीं दी गई है। बात करते हैं भारत के बारे में, तो भारत के बारे में कहा जाता है कि ये एक धर्म निरपेक्ष देश है जिसे हम इंग्लिश में सेकुलर देश कहते हैं या सेकुलरिज्म की भावना रखते हैं। भारत में सेकुलरिज्म की भावना है, इसे सेकुलर देशों की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें सभी धर्म को प्रधान महत्व दिया जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिला को मतदान देने का अधिकार दिया था? और इसका सही आंसर हो गया न्यूजीलैंड। आधुनिक समय में न्यूजीलैंड ने सर्वप्रथम महिला को मतदान देने का अधिकार दिए गए थे और यह अधिकार 1893 में दिया गया था। वहीं इसके कुछ साल के बाद यानी कि 1895 और 1899 की अगर बात करते हैं तो पहले अमेरिका के दक्षिणी भाग में 1895 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, वहीं 1899 में अमेरिका के पश्चिमी भाग में वोट देने का अधिकार महिलाओं को दिया गया था। यानी कह सकते हैं कि 1899 में पूरे अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल चुका था। उसके पहले 1895 में केवल अमेरिका के दक्षिणी प्रांत में ही वोट देने का अधिकार दिया गया था। वहीं अगर बात करते हैं आधुनिक भारत में महिलाओं को वोट देने का सबसे अधिकार देने वाला सबसे प्रथम देश न्यूजीलैंड बना है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? कौन सी पार्टी है जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? और इसका सही आंसर हो गया हरियाणा विकास पार्टी।
हरियाणा विकास पार्टी है जो किसी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है। भारत में 2024 के चुनाव के अनुसार भारत में 6 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। 6 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा था? बहुत ही सिंपल प्रश्न है और ये जनरली ये क्वेश्चन कई बार सेट में देखा भी गया है। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया था। अनुच्छेद 32 को कहा गया था। इस अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया, यानी कि अगर किसी कारणवश हम संविधान में किस में भी सुधार किए जा सकते हैं, इसलिए भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान के हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का नारा कब बुलंद किया गया था? फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का नारा कब बुलंद किया गया था? ये बात है फ्रांस की क्रांति को लेकर संबंधित है। इसका सही उत्तर हो गया 1789 में। 1789 में फ्रांस की क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का नारा बुलंद किया था। और इसके साथ साथ ही इसके कुछ सालों के बाद यानी कि 21 जनवरी को 1793 में यहाँ के राजा लुईस 16 को गिलेटिन पर चढ़ा करके उन्हें मार दिया गया था। यहाँ के जो लोग थे, यहाँ की जनता ने राजा को गिलेटिन पर चढ़ा करके मार दिया गया था 21 जनवरी 1793 को। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किसने लिखा है स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है? किसने लिखा था स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है? और इसका सही आंसर हो गया हॉब्स के द्वारा। यह लाइन हॉब्स के द्वारा लिखी गई थी, अंग्रेजी। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन सभी जगह वही बंधनों में रहता है? किसने कहा था मनुष्य जो है वो स्वतंत्र रूप जन्म लेता है लेकिन जन्म के बाद हमेशा बंधनों में बंधा हुआ रहता है? और इसका सही आंसर हो गया रूसो के द्वारा। यह लाइन रूसो के द्वारा बोली गई थी। रूसो ने लाइन ये कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन सभी जगह वह बंधनों में बंधा हुआ रहता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार को किस कंडीशन में निलंबित किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति के द्वारा किसी आपातकाल की स्थिति में, मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति के द्वारा किसी आपातकाल की स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। बात करते हैं कि राष्ट्रपति शासन की, तो अभी तक भारत में कई बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं। भारत में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं, जिसे देख लेते हैं। पहला राष्ट्रपति शासन 1962 में भारत और चीन के खिलाफ, भारत और चीन के जब विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत और चीन के खिलाफ जब लड़ाई छिड़ी थी तब 1962 में भारत में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। दूसरा 1971 में इस टाइम भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी और जिसमें बांग्लादेश को एक अलग देश बना दिया गया था। भारत की मदद से बांग्लादेश को आज़ाद कराया करके उसे एक अलग देश बनाया गया था 1971 में। और तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वह लगा था 1975 में। लेकिन इसके शासनकाल को बढ़ा करके या इस राष्ट्रपति शासन को आंतरिक अशांति के कारण इसे लगातार बढ़ा करके 1977 तक बढ़ाया गया था। 1977 तक इसे बढ़ाया गया था। तीसरी बार जो आपातकाल या राष्ट्रीय आपात लगाया गया था 1975 से, उससे बढ़ा करके 1977 तक किया गया था। 3 साल के लिए राष्ट्रीय आपात को लगाया गया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या है? भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या है? और इसका सही आंसर हो गया अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन। अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन यही है जो सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण बना हुआ है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 73वां संशोधन 1992 किसके लिए पारित किया गया था या किस लिए उन्हें जाना जाता है? क्यों प्रमुख हुआ था?
बहुत ही सिंपल सवाल है और इसका सही आंसर होगा पंचायती राज को बल देने के लिए। भारत में पंचायती राज के लिए एक कमेटी बताई गई थी जिसका नाम बलवंत राय मेहता समिति था। पर दो प्रमुख कमेटियों का नाम आता है, एक होता है अशोक राय मेहता समिति और दूसरा बलवंत राय मेहता समिति। इसमें वर्तमान में बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर 3 स्तरीय पंचायती समिति का गठन भारत में किया गया था। और भारत में सबसे पहले पंचायत को राजस्थान के नरौर ज़िले से शुरू किया गया था। राजस्थान के नरौर ज़िले से व्यवस्था स्टार्ट की गई थी और जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को नौगौर ज़िले से इसकी स्थापना या इसकी शुरुआत की थी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन सभापति कौन करता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन की सभापति कौन करता है? और इसका सही आंसर हो गया लोकसभा अध्यक्ष। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, लेकिन अगर कई बार इसे बुलाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है या राष्ट्रपति के कारण ही इसे बुलाया जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं? किसी विशेष दिन की बात करते हैं, लोकसभा में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, तारांकित प्रश्न का मतलब ये होता है कि उसका उत्तर तत्काल दिया जाना चाहिए। तारांकित प्रश्न मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। यह प्रश्न मौखिक रूप से पूछे जाते हैं और इसका उत्तर भी तत्काल दिया जाना चाहिए। अतारांकित प्रश्न होते हैं जो लिखित रूप से पूछा जाता है और इसका उत्तर भी लिखित रूप से दिया जाता है। अब इनकी पहचान की बात आती है तो तारांकित और अतारांकित प्रश्नों में जो तारांकित प्रश्न होते हैं यानी कि जिसको मौखिक पूछा था और इसका उत्तर भी मौखिक चाहिए था, उसके ऊपर स्टार का चिन्ह लगा दिया जाता है। वैसे प्रश्न के ऊपर स्टार का चिन्ह लगा दिया जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र की सीमा निर्धारण पिछले बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी में की गई थी? पिछले बार कब किया गया था लोकसभा की सीमा का निर्धारण? और इसका सही उत्तर हो गया 1973 में। 1973 में इसका निर्धारण किया गया था और वर्तमान में 2002 में फिर से हुआ था, जिसके अनुसार 2026 तक सदस्यों का संख्या बिल्कुल बराबर यानी कि 1973 के अनुसार ही रहेगी। 2026 तक सदस्यों की संख्या 1973 के संशोधन के अनुसार ही रहेगी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सिंपल सा प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगर बात करते हैं श्रीलंका के प्रथम प्रधानमंत्री की, तो वो है श्रीलंका की प्रथम प्रधानमंत्री या पूरे विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमती श्रीमाव भंडारनायके। पूरे विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती श्रीमाव भंडारनायके जो श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।